दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का मार्गदर्शन लेकर। दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार 12 वर्षों से तुला राशि के जातक कर रहे थे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शनिदेव के महापरिवर्तन के बाद जो सबसे ज्यादा दूरगामी प्रभाव डालता है वो है देव गुरु बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव। दोस्तों, 22 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि को छोड़ते हुए अग्नि तत्व राशि मंगल देव की राशि मित्र राशि मेष में गोचर करेंगे। बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि सप्तम भाव में गोचरस्थ बृहस्पति जातक का सबसे बड़ा रक्षक होता है। जब तक ये 1 वर्ष तक डटकर सप्तम भाव में विराजित रहेंगे, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे आप कोई भी रिस्क ले, कोई भी बदलाव करे, कितने भी दबाव में हो, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति का देवत्व काम करेगा आपके 7th हाउस में, और वहां पर देव गुरु बृहस्पति के आते ही उनकी 7वीं और सीधी दृष्टि आ जाएगी तुला राशि के जातकों पर। जबरदस्त बात क्या है, देव गुरु बृहस्पति का कहीं भी कोई नेगेटिव कंजक्शन या क्लैशिंग नहीं है। इस बार बैठे हैं मंगल देव की राशि में, मित्र राशि में, 7वीं दृष्टि सीधी तुला राशि पे है। ये तो आपके लिए आशीर्वाद से बढ़कर हो गया, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं होता। आशीर्वाद आपको ब्लेस करता है, सकारात्मक जीवन जीने के लिए, जीवन में खुशियां लाने के लिए, धन्य धान्य संपदा लाने के लिए आशीर्वाद का, पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व है। और देव गुरु बृहस्पति सिर्फ आशीर्वाद नहीं, आप ये कह ले कि साक्षात आपके सामने ईश्वर का प्रकट होना ही ये स्थिति की सर्वोत्तम व्याख्या है। अब आपको वरदान कैसे मिलेगा? क्या छप्पर फाड़कर बारिश होने लगेगी पैसों की, या आपका बॉस आपके घर नौकरी का प्रस्ताव लेकर आ जाएगा, या आप बिना पढ़े पास कर जाएंगे, या आपकी प्रेमिका यूं ही आकर आपको हां बोल देगी, आपके दांपत्य जीवन में चल रही वर्षों की कड़वाहट चुटकियों में दूर हो जाएगी। क्या ऐसा कुछ हो जाएगा? अखबारों में ऐड आता है ना, 24 घंटे में सौतन से छुटकारा, ब्लैक मैजिक, जादू मंत्र, टोना टोटका सब खत्म हो जाएगा। हुआ क्या कभी भी किसी का? दोस्तों, ये एक तीव्र गति से चल रहे पूरे ब्रह्मांड में सारे ग्रहों की एक गति का सिर्फ एक आकलन है। इसको आपके प्रगति के लिए बेस्ट पोजीशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि मजे की बात क्या है, देव गुरु बृहस्पति मित्र राशि में है और उनकी 5वीं दृष्टि आपके आय के भाव पर, आपके लाभ के भाव पर होगी। और वो राशि और कोई नहीं, आपके लाभेश कौन है? तुला राशि के लाभेश कौन है? सूर्य, वो भी मित्र, ग्रहों के राजा, उन पे दृष्टि जाएगी। और वहीं पे इनकी 9वीं दृष्टि खुद अपनी ही राशि धनु पे चली जाएगी। कितना मजेदार ट्रांजिट है, इसके बारे में कितना भी बोलूं कम है। यानी कि आप तुला राशि के जातकों के लिए 12 वर्षों के बाद एक शानदार समय, और इस शानदार समय के पहले अप्रैल के फर्स्ट वीक में 6 अप्रैल को आपके राशि के स्वामी शुक्र, जो कि आपके 7म भाव में
राहु के साथ गोचर कर रहे थे, वहां बुध भी थे। वहां से वो परिवर्तन करते हुए अष्टम भाव में चले जाएंगे। गोचर के शास्त्र के अनुसार शुक्र का अष्टम भाव में जाना शुभ फलों को दिखाता है, दुखों से मुक्ति देता है, रोगों से मुक्ति देता है, अचानक धन लाभ देता है, धन प्रतिष्ठा हर तरह के लाभ देने की ताकत रखता है। लेकिन गोचर के ही शास्त्र के अनुसार ये अष्टम भाव का गोचर इस बार तुला राशि के लिए शुक्र का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, न ही खराब बोल रहा हूं। गोचर शास्त्र में क्या लिखा है? अष्टम भाव का शुक्र का गोचर अच्छा होता है, लेकिन वहीं पे यह भी लिखा है कि शुक्र के अष्टम भाव में गोचर पॉजिटिव है, लेकिन उसी समय तुला राशि से पंचम भाव में अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा होगा तो इसके शुभ फलों का वेध कर देगा। यानी कि शुक्र जब अष्टम में जाएंगे तो जो उनके पॉजिटिव फल आने थे, जबरदस्त वाले भर भर के, वो एक प्रचंड वेग से नहीं आएंगे, आराम से एक सामान्य रूप से ही आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव पंचम में है और अष्टम के शुक्र के गोचर का वेध कर रहे हैं। वेद क्या होता है? ये गोचर शास्त्र की एक शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, जिसमें कि कोई भी ग्रह जब किसी शुभ भाव में गोचर कर रहा होता है शुभ फल देने के लिए, उस समय कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं 30 डिग्री के, जहां पे कोई ग्रह आ जाए तो उसका वेध हो जाता है, यानी कि वो उसके शुभ ग्रहों में थोड़ी सी बाधा आ जाती है। तो शनि शुक्र के इस ट्रांजिट का बहुत ज्यादा फायदा आपको लेने नहीं दे रहे। ऐसा ये नहीं मतलब है कि शनिदेव आपके दुश्मन हो गए। वहां पे शनि होते, सूर्य होते, बुध होते, कोई भी ग्रह होता तो उसका वेध हो जाता, राइट। तो शुक्र के अष्टम में आने से ना तो आपको कोई नकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी, ना ही बहुत शुभ फलों की प्राप्ति की उम्मीद की जा सकती है। इसे आप एक न्यूट्रल गोचर समझ सकते हैं। 12 महीनों में एक सबसे बड़ा परिवर्तन पुनः अप्रैल में ही होना है, 14 अप्रैल को। वो क्या है? मीन राशि में खरमास में चल रहे ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तित करके अपने साल की सर्वश्रेष्ठ पोजीशन यानी कि मेष राशि में, जहां वो अपनी उच्चता को प्राप्त होते हैं, सूर्य अपने उच्चतम प्रभाव में रहते हैं, उनका गोचर होगा। मेष संक्रांति होगी 14 अप्रैल को। पूरे एक महीने के लिए दुनिया के वो सभी जातक जिनके सूर्य नीच के हैं, पीड़ित हैं, या कोई भी प्रॉब्लम सूर्य से संबंधित होगी अगर कुंडली में, जिसके कारण उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, आत्मविश्वास की कमी थी, अप्रैल के महीने में उन सभी जातकों को लाभ हो जाएगा जिनके सूर्य कमजोर थे। हार्ट के जो पेशेंट हैं, दिल के जो मरीज हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। दोस्तों, मैं उस दिल लगाने वाली बीमारी की बात नहीं कर रहा, मैं हार्ट डिजीज की बात कर रहा हूं। सूर्य का प्रभाव जब प्रचंड होता है, उच्च के होते हैं, तो दिल से संबंधित कोई भी पीड़ा अगर किसी जातक को थी तो वहां पे एक रिलैक्सेशन का अनुभव होता है। जिन जातकों के स्वभाव में विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास नहीं है, या रिस्क लेने से घबराते हैं, या कहीं ना कहीं वो करेज नहीं है जो कि एक सक्सेस के लिए चाहिए, जबरदस्त अप्रैल का महीना उनके लिए जबरदस्त होगा। रक्षक बनकर बृहस्पति 22 अप्रैल से खड़े हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों पूर्ण प्रभाव मई से आना शुरू होगा, क्योंकि अभी बृहस्पति देव अस्त चल रहे हैं। उनका परिवर्तन भी अस्त स्थिति में ही होगा, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही वो उदित हो जाएंगे। घबराने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो रक्षक बनके तुला राशि के जातकों की रक्षा करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद केंद्र भाव पे है, इनकम पर आशीर्वाद है, लगना पर आशीर्वाद है, हेल्थ पर आशीर्वाद है,
और थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम पर आपके मानसिक सोच विचारों पर आशीर्वाद है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैंने कर दी गोचर की बातें। बाकी केतु पहले से तुला राशि में है, राहु पहले से ही सप्तम भाव में है। मैं इस बात की भी चर्चा करूंगा कि राहु के साथ गुरु आ रहे हैं तो जो चांडाल दोष का जो एक माहौल बना हुआ है, यह भी मैं क्लैरिटी आपके सामने अभी लेकर आऊंगा। सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। मंगल मिथुन राशि में पहले से गोचर कर रहे हैं, जो आपके धनेश होते हैं, भाग्य के भाव में। मंगल देव की स्थिति अच्छी बनी हुई है। वहीं शनि देव अपने मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में, पिछले जन्म के कर्मों के भाव में अपने आप को बड़े कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आराम से बैठे हुए हैं। पंचम भाव के गोचर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफी चर्चा की थी, तो अभी मैं पॉइंट से ना हटते हुए अभी कुछ स्पेशल मुद्दों पर बात करना चाहूंगा, जो कि बृहस्पति देव का ये गोचर आपको इसके पहले 2012 में मिला था। उस समय इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया था। क्यों? क्योंकि आपकी शिखर की 7.5 चल रही थी, तुला राशि में शनि गोचर कर रहे थे। अभी वो मंगल देव की राशि में है और शनि पंचम में है, तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर है। तो ये दृष्टि से जो इनके संबंध बनते हैं वो आप पर बिना नकारात्मक प्रभाव डाले एक कंजक्शन के जरिए एक ब्रिजिंग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, मैं समझाता हूं। बृहस्पति देव आपके लगन को भी देख रहे हैं, यानी कि तुला राशि को भी देख रहे हैं, और 5वीं दृष्टि से आपके इनकम के भाव को भी देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या संबंध क्रिएट किया? 7वें में बैठ के 1 और 11 पे दृष्टि डाली, तो 1+11 का एक धन योग निर्मित हो गया। बृहस्पति जब केंद्र में अपनी राशि में या उच्च राशि में आते हैं तो हंस राजयोग का निर्माण कर देते हैं, जो पंच महापुरुषों में एक राजयोग होता है। ये 7वें भाव में है, मंगल की राशि में है, जहां सूर्य देव उच्च के हो जाते हैं। ये भले ही हंस राजयोग नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, उससे कम भी नहीं है। ये आपको 12 वर्षों के बाद जो ये समय प्राप्त हुआ है और ये अगले मई तक रहेगा, तो ये 1 साल के अंदर आपको क्या दे सकता है? आपके जिंदगी में एक ऐसी कामयाबी जो आपने सपने में सोची थी, और जितना आपने सोचा है उससे 5 गुना ज्यादा मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा? जो कर्मशील हैं, रिस्क लेना जानते हैं, अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपने सक्सेस के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिलेगा। वीडियो में मैंने कोई मान लो डायरेक्शन दिया कि बृहस्पति आ रहे, बहुत अच्छा टाइम है, शनि पंचम भाव में बहुत अच्छा टाइम है, तो कोई नकारात्मक विचारधारा के लोग कमेंट करेंगे, अरे तुला राशि वालों का कभी कुछ हुआ है क्या? हम तो लाचार, गरीब, भीख मांगने के लिए पैदा हुए हैं, हमसे ज्यादा तो दर्द वाले कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं, अपने आप को भिखारी बोलते हैं। तो गोचर में तो जो होगा बाद में होगा, हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। अगर आप अपने आप को बदकिस्मत समझते हो, तुला राशि को बदकिस्मत समझते हो, तो जी हां, एक तुला राशि का जातक अमिताभ बच्चन बनकर बैठा है और एक तुला राशि का जातक रेलवे स्टेशन पे कटोरा लेकर भी बैठ जाएगा, अगर ऐसी मानसिकता रहेगी। 100 तुला राशि के जातक सफल हो रहे हैं, 5 नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? आप अपनी कुंडली को देखिए, देखिए कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे, जिसके कारण आपकी कुंडली में कोई श्रापित दोष बना हुआ है, पितृ दोष बना हुआ है, दोष पे दोष बना हुआ है, और आप दोष दे रहे हो तुला राशि को, आप शनि को दोष दे रहे हो, आप सूर्य को दोष दे रहे हो, आप अपने कर्मों को दोष नहीं दे रहे हो। और ऐसे ही दोष देते रहे, ऐसे ही दोष देते रहे, तो आपकी जिंदगी को कोई कैरी करने वाला नहीं मिलेगा, आपकी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, और अपने आप को कोसते कोसते आप अपनी अंतिम सांसें लेंगे। जिंदगी का पहला और आखिरी सिद्धांत है पॉजिटिव होना, सकारात्मक बात करना, अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करना। यही एक इंसान को इंसान बनाती है, जानवरों से अलग करती है। तो अपने आप को दोष देना बंद कर देना। एक अच्छा समय है, इसलिए आपको समझा रहा हूं।
अच्छा समय है, सोच बदलेगी, जिंदगी बदल जाएगी। और बृहस्पति देव अपनी 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे, आपके सोच विचार के भाव पर डाल रहे हैं, पराक्रम के भाव पर डाल रहे हैं। बोले सोचो, विचार लाओ, आइडियाज क्रिएट करो, किस्मत बदलने मैं बैठा हूं, मैं रक्षक हूं, मैं प्रोटेक्टर हूं तुम्हारा। करो तो सही। बुज़दिलों के लिए ये दुनिया नहीं है, बुज़दिलों के लिए ये दुनिया नहीं है। अगर अपने आप को कोसते रह जाओगे। दोस्तों, वो चाहे शुक्र हो, चाहे गुरु हो, या शनि हो, या बुध हो, या मंगल हो, जब केंद्र में अपनी उच्च राशि में आते हैं तो पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। भद्र, मालव्य, हंस, शश, रोचक, ये तो आपके छोटे छोटे ग्रह हैं, लेकिन जो ग्रहों के राजा हैं वो केंद्र में उच्च राशि में आ गए, 7वें भाव में। उनकी व्याख्या शास्त्रों में नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी व्याख्या करने की शक्ति किसी में नहीं। इस समय की व्याख्या करने की शक्ति किसी में नहीं है, क्योंकि ये योग नहीं, महायोग है। सूर्य का केंद्र भाव में उच्च होना एक ऐसे समय को दिखा रहा है जो कि अति सुंदर है, अति बलशाली है। तो इस बलशाली समय का क्या करें? क्या करें? चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर हमें रिजल्ट में बदलाव करना है, 2 + 2 4 होता है। अगर हमें 10 चाहिए तो 2 + 8 करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी सफलता के लिए। समय के साथ अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को, अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आप सफल होंगे। शास्त्र कहते हैं जब बृहस्पति जन्म चंद्रमा से 7वें भाव पर आते हैं तो बड़े बड़े काम करने की योजनाओं को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि एक दृष्टि रहती है 3rd हाउस पर, सोचने वाली शक्ति वाले भाव पर, विचारधारा के भाव पर, और एक इनकम के भाव पर रहती है, और सीधी दृष्टि रहती है आप पर, जन्म चंद्रमा पर। और एक जगह तो खुद ही बैठे हैं, वहां तो ऊर्जा ही ऊर्जा है। वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभूतियां, जिनकी शादी नहीं हुई, शादी करना चाहते थे, शहनाई बज जाएगी अगले 1 साल में। कोशिश करें। दोस्तों, अब तुला राशि के कौन से जातक इस समय का फायदा उठाएंगे? 2 तरह के लोग होंगे इस वीडियो को देखने वाले। एक वीडियो को देखने के बाद बंद करेंगे और बोलेंगे छोड़ो, कुछ नहीं होता। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि पेपर और पेन उठाएगा और देखेगा कि मैं क्या कर सकता हूं इस 1 साल में। अपने ब्लूप्रिंट को तैयार करेगा और अपनी योजनाओं को तैयार करेगा और उस पर अटेम्प्ट करने की भरसक कोशिश करेगा। क्या कर सकता हूं मैं? अपनी योजनाओं को प्रिपेयर करके हर तरह से उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। एक सोच ही तो है जो या तो आपको सब कुछ दे देती है या सब कुछ पल भर में छीन लेती है। बचपन में थॉमस एडिसन को स्कूल से एक लेटर मिला, उन्होंने लाकर अपनी मम्मी को दे दिया। मम्मी ने पढ़ा और उसको मोड़कर कहीं रख दिया। थॉमस एडिसन ने पूछा कि क्या लिखा था मम्मा? तो उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से बोला कि बेटे, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत तेज है, ये जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनेगा, और हमारे स्कूल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसे पढ़ा पाए। मतलब ये बहुत तेज है, इसको आने की जरूरत नहीं है स्कूल, तो आप इसको घर में पढ़ाइए। समय बीतता गया, उनकी मम्मी चल बसी, बड़े होकर वो एक महान आविष्कारक बने। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा। एक बड़ी सफलता के बाद एक दिन जब अपने घर की सफाई कर रहे थे तो वही पर्ची इनको मिलती है जो स्कूल में इन्हें दिया गया था। चूंकि अब वो उसको पढ़ सकते थे, उन्होंने खोला तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत ही खराब है,
हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो हम क्षमा चाहेंगे। हम इसका नाम काट रहे हैं, इसे घर में ही पढ़ाइए। अगर उसकी मां उस दिन उसे ये बात बता देती, 4 और डंडे लगा देती, तो एक महान आविष्कारक नहीं होता, वो भी कहीं डिप्रेशन में चौराहे पर पड़ा रहता। तो एक सोच होती है और वो सोच हमें आगे ले जाती है। दोस्तों, आप तुला राशि के जातक हैं, संतुलन प्रधान राशि के जातक। आपका प्रतीक चिन्ह है तराजू, बैलेंस। अपनी सोच का भी बैलेंस बनाना पड़ेगा। नकारात्मक सोच जहां आपके मंजिल से कोसों दूर लेके चली जाती है, आपको कोई भी अटेम्प्ट नहीं करने देती आपके सक्सेस के अगेंस्ट, वही सकारात्मक सोच, एक विचार आपकी जिंदगी को बदल के रख देता है। कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हजारों ऐसी कहावतें हैं, कोटेशंस हैं जो आप बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में जीतता वही है जो हौसला रखता है, जिद रखता है। जिद चाहिए जीतने के लिए, जिद और फोकस। कहते हैं ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। संघर्ष तो आएंगे, तुला राशि के लोगों ने बहुत संघर्ष देखा, लेकिन गई साढ़े साथी, गई ढैया। अब संघर्ष नहीं है, देवगुरु रक्षक बनकर खड़े। अभी भी वही सोच को कैरी करते रहे तो आने वाला टाइम भी खराब हो जाएगा। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान, तो ये समय बड़ा बलवान है और इसमें अवसर को पहचानना है। एक बार ईश्वर ने एक व्यक्ति को वरदान दिया कि मैं तुम्हें एक पत्थर दे रहा हूं, तुम जिस भी मेटल में टच करोगे वो सोना बन जाएगी, लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें इस रेत की ढेर में से उसे ढूंढना पड़ेगा। उसे जब तुम टच करोगे तो हल्का सा वो गर्म होगा। इसे ढूंढो, अगर ढूंढ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तो वो बड़ा खुश हुआ। अब चूंकि वो ढेर बहुत ही बड़ा था, चेक किया उसने, सामने समंदर था, फेंक दिया। फिर दूसरे पत्थर को चेक किया, फिर फेंक दिया। फेंकता गया, 1, 2, 50, 100, 200, लेकिन वो पत्थर नहीं मिल रहा था, उसकी बारी नहीं आ रही थी। अब फेंकते फेंकते उसकी आदत हो गई। अचानक से वो पत्थर भी उसके हाथ में आ गया जिसकी उसको तलाश थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसके हैबिट के कारण उसने उसको भी समंदर में फेंक दिया। और जैसे ही उसके हाथ से वो छूटा, उसको यह आभास हो गया कि अरे वही पत्थर था। लेकिन 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 अफसोस के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो दौड़ के गया, समंदर में ढूंढा, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। वैसा ही ये समय है दोस्तों। आज का समय, कल का समय, पहले 7:30 थी, ढैया थी, सोच सोच के हमारी हैबिट हो गई है, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। ये बृहस्पति का गोचर 1 वर्ष के लिए वही सोने का पत्थर बनकर आया है। अपनी आदत नहीं सुधारी तो ये समय भी ऐसे ही पानी में। समझ गए होंगे दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। समय का उचित लाभ उठाइए। अच्छा समय कोई कुरियर नहीं है जो आपके पते पर कोई भेज देगा, खुद लाना पड़ता है। अपनी समस्याओं का हल सिर्फ आपके पास, दूसरों के पास क्या है? सिर्फ सुझाव। तुम ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो वो हो जाएगा। सॉल्यूशन सिर्फ आपके हाथ में है। और दोस्तों, अंत में आपके मैं एक सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा। वो है, जब गुरु राहु के साथ आएंगे तो चांडाल दोष भी सृजित होगा, तब तक जब तक कि वहां से राहु अक्टूबर में गोचर करके वक्री होते हुए 1 से 12 में यानी कि मीन राशि में ना चले जाए, तब तक चांडाल दोष बना रहेगा। चांडाल दोष जब बनेगा तो
वो जातक जिनके D1 चार्ट में भी प्रारब्धवश चांडाल दोष बना हुआ है, या जिनके गुरु अशुभ हैं और गुरु की दशा चल रही है, ध्यान दीजिएगा, जिनके गुरु लगन के अनुसार अशुभ हैं और गुरु की दशा भी चल रही है, तो ये गुरु का गोचर उनके लिए 6 महीने के लिए थोड़ा सा सावधानी का होगा, वो भी सिर्फ सप्तम भावों से रिलेटेड, यानी कि वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़ी सी समझदारी से काम लेना पड़ेगा और पार्टनरशिप के मामले में थोड़ी सी समझदारी रखनी पड़ेगी। राहु और गुरु है सात्विक बुद्धि, राहु है चांडालता। राहु शॉर्टकट लेने पे मजबूर करता है, इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए आपको मजबूर करता है, एक्साइटेड कर देता है। पार्टनरशिप के भाव में अगर मैं नेगेटिव सेंस में ही बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे। मान लो कोई आपका पार्टनर है और उसके साथ मिलकर कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, करो, लेकिन कुंडली वगैरह चेक करके, टाइम देखकर, दशा वगैरह देखकर, सावधानी से। यहां सावधानी अनिवार्य है, कुछ गलत नहीं होगा। जिनके गुरु पॉजिटिव हैं कुंडली में, वो राहु के साथ आ गए तो और जबरदस्त गुरु के पावर को बढ़ा देंगे, विदेश से जबरदस्त लाभ के योगायोग बना देंगे, विदेश जाने के योगायोग निर्मित कर देंगे, यात्राओं के योग निर्मित कर देंगे, फॉरेन से जबरदस्त कनेक्शन को दिखाता हुआ गुरु चांडाल दोष नहीं, योग। यहां भी सोच है, सोच के फिर बैठे रहो हाथ पर हाथ रख के। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है अक्टूबर तक। मानते हैं आपकी कुंडली में मान लो चांडाल दोष है, तो भी एक छोटी सी पूजा करवा लो, हवन करा लो, दैट्स इट। गुरु अगर अशुभ है तो पीली चीजों का दान करो, हर बृहस्पतिवार को केले में जल चढ़ाइए, राहु के निमित्त थोड़े से दान कीजिए शनिवार को, दैट्स ऑल। इतना पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? आपके दिल में बस राम राम नारायण नारायण की गूंज आती रहती है, एक दिल से जुड़ाव है। तो ये चांडाल दोष कुछ भी नहीं। फिर भी यदि आपके मन में थोड़ा भी भय हो कि नहीं मैं तो डरूंगा जी चांडाल दोष, आप उपाय बता दो, तो उपाय यही है, एकादशी का व्रत करें, माता दुर्गा की शरण में रहे, राहु आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन आपकी कुंडली में राहु और गुरु की पोजीशन बढ़िया है तो प्लीज ना डरें। ये कंजक्शन गुरु और राहु का आपको नुकसान से ज्यादा लाभ देने वाला है। गुरु और राहु का ये कंजक्शन जो होने वाला है गोचर में, अगर आप परसेंटेज में कहें तो 90% इसके पॉजिटिव बेनिफिट रहने वाले हैं और 10% ही आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये मैं आपको एश्योर करता हूं, मेरा इसके अंदर जबरदस्त कैलकुलेशन है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो अपनी पत्रिका एक बार चेक करवा लीजिएगा और अपनी पत्रिका के अनुसार पर्सनलाइज्ड एक बार राय ले लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डर है तो आप तुला राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर सूर्य का उच्च होना आपके जबरदस्त लाभ को दिखा रहा है, क्योंकि वो आपके लाभेश हैं। हर तरह के लाभ की प्राप्ति, बिजनेसमैन को प्रचुर मात्रा में धन का लाभ, वहीं नौकरी में कोई आपके प्रमोशन अवेटेड थे उसका लाभ, अगर आप जॉबलेस थे तो एक शानदार कोई भी आपके लिए अवसर बहुत ही जल्द आपके सामने आता हुआ दिखेगा। चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, लाभेश अगर उच्च का हो तो आपको लाभ की प्राप्ति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति जब रक्षक बनकर बैठ गए हैं केंद्र में, तो इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक अगले मई तक अपने कोशिशों की एक जबरदस्त श्रृंखला, एक कंपाउंडिंग कर देनी चाहिए, एक मोमेंटम ले आना चाहिए अपने कार्यों में, एक गति, एक ऐसी गति, एक ऐसा प्रचंड वेग जिसके सामने संघर्ष ऐसे टूट के बिखर जाए। संघर्षों से नहीं घबराना है, संघर्ष
अगर आपकी लाइफ में ना हो ना, तो आप परफेक्टली कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। एक किसान बड़ा दुखी रहता था, कभी फसल आने वाली है, कभी बाढ़ आ जाए, कभी बारिश हो जाए, कभी ओलावृष्टि, कभी धूप, कभी पानी, बड़ा परेशान हो गया। भगवान से बोला कि हे भगवान, आपको तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि कैसे ये फसल इतनी मेहनत करके उगाते हैं, कभी आप बाढ़ भेज देते हो, कभी ओलावृष्टि करा देते हो। मुझे एक मौका दो, मैं जब चाहूं वैसा वेदर हो, फिर देखना कैसी फसल आती है। तो भगवान ने बोला चलो तथास्तु, मैंने दिया, मैं दखल नहीं दूंगा। अब किसान ने बड़ी जबरदस्त तरीके से प्लानिंग की, बीज बोया, जब पानी की रिक्वायरमेंट है बारिश करा दी, जब धूप की रिक्वायरमेंट है धूप खिला दी, बाढ़ ओलावृष्टि सबसे प्रोटेक्ट करके रखा फसल को। फसल एकदम तैयार, लहलाती हुई फसल बिल्कुल। काटने की बारी आई, एकदम भगवान को बोला देखा ऐसी फसल आपने कभी देखी थी? जब काटने गया बस, तो उसकी बालियों को देखा, गेहूं की बालियों के अंदर कुछ था ही नहीं, खोखले थे। अब सिर पकड़ के बैठ गया, हे प्रभु ये क्या हुआ? तो प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि तुमने इसे संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। जब जो इसे जरूरत थी तुमने दिया, तो इसकी बालियां खोखली रह गई। थोड़ी इसके ऊपर धूप पड़ती, थोड़ी बारिश के थपेड़े पड़ते, थोड़ी हवाएं चलती, तो जब ये स्ट्रगल करते हैं तो अंदर से बीज अंकुरित होते हैं, बलवती होते हैं, और फसल जो है वो एक परिपक्वता की ओर, वो फसल अपने आप को तैयार कर लेती है संघर्षों से। तब वो किसान को समझ में आया कि सृष्टि का नियम कितना जबरदस्त है। तो वैसे ही दोस्तों, हमारे संघर्ष भी हमारे रिजल्ट्स के लिए, उसके अंदर के जो परफेक्शन है ना, उसको लाने का काम करते हैं। हमें भी कुछ संघर्षों के थपेड़े से गुजरना होगा, हमें भी थोड़ी धूप को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ दुखों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब मिलेगी जबरदस्त सफलता। तभी तो आएगा असली मजा आपकी सक्सेस का। हमारी हार ना मानने की आदत ही एक दिन सबसे बड़ी जीत दिलाती है। और दोस्तों, अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि ये अप्रैल का महीना आपको एक सकारात्मक सोच दे, जिसके बल पर आप बृहस्पति के इस गोचर का जबरदस्त बेनिफिट उठा पाए। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन अवश्य ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।